एवरीवन वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो DTPSB का आपका 16 और 17 डेट का एग्ज़ाम हो चुका है। आई नो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो हेल्पफुल नहीं होगी जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, बट उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। जिनके एग्ज़ाम अगले डेट्स में है, अगली शिफ्ट्स में है, तो उनके लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम DTPSB में जो एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, उन सब के कंबाइंड रिव्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चे जो अब एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या इजी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर हम पार्ट ए की बात करें, मैं तीनों शिफ्ट का यहाँ पे रिव्यू बता रही हूँ। तो अगर हम एग्ज़ाम देखें तो जितने बच्चों का कॉल आया, जितने बच्चों से सुना या जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, तो उससे यही पता चल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हम बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं बोलेंगे और इसको बिल्कुल हार्ड भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम मॉडरेट बोलेंगे। पहले तो आप ये समझो कि हम इसको मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात रही पार्ट ए की तो अगर हम अपना लैंग्वेज पार्ट से बात करें, इंग्लिश और हिंदी, तो फ्रेंड्स वोकैब पढ़ने की इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नरेशन इनसे एक मुश्किल से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपका पूरा वोकैब से पूछा जा रहा है। तो वोकैब आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपका एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पैसेज, मेनली पैसेज 5 मार्क्स का आपका पैसेज है, और इतना टफ पैसेज भी नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल है पैसेज का भी। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, मीन्स कि जिनका एग्जाम अब होने वाला है, अगर वो पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो 5 मार्क्स तो उनके कहीं नहीं गए। और उसके बाद भी अगर उनका वोकैब थोड़ा भी अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो 10-12 मार्क्स इंग्लिश में अच्छे से ले पाएंगे, मतलब ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, और बात रही हिंदी लैंग्वेज की, तो उसमें सेम 5 मार्क्स हिंदी ईजी। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जा रहे हो, बेसिक नॉलेज आपको हिंदी की है हर टॉपिक की, तो आप कहीं ना कहीं कर लोगे। जैसे आपका समास में आपका लंबोदर, तो गणेश जी को हम बोलते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपका हिंदी के जो टॉपिक है उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 5 मार्क्स का आपका सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, 5 मार्क्स का आपका पैसेज है, अगेन गद्यांश। ठीक है, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो हिंदी लाइक बहुत इजी है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रही रीजनिंग और मैथ्स की, तो भाई रीजनिंग आपकी इजी है। अगर आपने EMRS और KVS के लिए, अगर आपने KVS की रीजनिंग भी की हुई है, तो उससे भी वैसा ही लेवल या उससे कम ही लेवल आपको यहाँ पे रीजनिंग का देखने को मिलेगा। लेकिन सेम चीज़ जो KVS में हुई है कि रीजनिंग आपकी लेंदी है, तो वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे आंसर नहीं निकलेंगे, आंसर ज़रूर निकलेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो ना, तो वो आपका 2 से 3 मिनट भी लेकर चला जाएगा आराम से। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इजीली आंसर निकल रहा है, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, उसी में अटके रहने की और अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में नंबर आपका एनालॉगी, ठीक है, आपको पता ही है कि रीजनिंग के डायरेक्शन, आपका ब्लड रिलेशन, आपका वेन डायग्राम, ये टॉपिक्स कुछ जो है रीजनिंग के, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, बात रही मैथ्स की, तो भाई मैं यही बोलूंगी, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, आप प्रैक्टिस करके अच्छे से गए हो, तो अगर आपसे 10-12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होते हैं, करो भाई। किसी क्वेश्चन में अटको मत, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का टाइम है और आपके 200 क्वेश्चन है, मीन्स आपको एक पार्ट में आपको 60 मिनट ही सिर्फ मिले हुए हैं। दूसरे पार्ट में भी वो अलग बात है कि आप पार्ट बी में कम टाइम लगा के आप उसको जल्दी फिनिश कर देते हो, बट वो आपका टाइम मैनेजमेंट पहले से होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाके आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए उस चीज़ पे। ठीक है, तो भाई अपना पार्ट भी देख लेना कि आप 100 क्वेश्चन कितनी देर में कर सकते हो, उसी हिसाब से आप पार्ट ए में टाइम लेना। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के लास्ट में आपके आंसर ना निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पार्ट्स में सॉल्व करने वाली मैथ्स है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा मैथ्स को। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स है, आपको बहुत लेंदी लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पार्ट बी में इम्पैक्ट करेगा। और पार्ट बी इतना ईजी आ रहा है कि अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप क्यों फिर आप रीजनिंग और मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन में अटक जाओ जिसकी वजह से आपके वो क्वेश्चन हो या ना हो, आपका बी पोर्शन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बच्चों ने ए पार्ट में इतना टाइम टेकिंग था, इतना लेंदी था कि वहां पे उनका टाइम इतना वेस्ट हो गया कि वो बी पार्ट में उनके 10-15 क्वेश्चन छूट गए। भाई मैं तो ये बोलूंगी, मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन जो लेंदी हैं उनको छोड़ दो,
सिवाय इसके बजाय इसके कि आपके बी पार्ट में आपका पेडागोजी के जो आप इजीली गेन कर सकते हो मार्क्स, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन वहां से आपके चले जाए, फिर घर पे आके आप रिग्रेट करो कि यार मैथ्स तो ढंग से कर नहीं पाए, साथ में हमारा मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में हमारा बी पार्ट भी 10-12 क्वेश्चन छूट गए। और ये जरूर होगा, और ये हुआ है, जिन्होंने पेपर दिया उनके साथ जरूर हुआ है। ये उन्हीं के सजेशन है कि भाई जो क्वेश्चन अगर रीजनिंग और मैथ्स के लिए, कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो, उसमें अगर आपका 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, उसको वहीं पर छोड़ दो। उसको अगर आपको लगता है कि हाँ भैया बिल्कुल आंसर निकाल पाओगे तो करो, अदरवाइज उसको वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो ये ही मैथ्स और रीजनिंग उतनी, मैथ्स लेंदी है, रीजनिंग भी लेंदी है, लेकिन टफ नहीं है, मॉडरेट है आपका। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट है और आपकी मैथ्स मॉडरेट है, लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए उन बच्चों के लिए ये फायदा है कि भाई उनको अभी से पता चल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है एग्जाम्स में, तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही अच्छे से करना है। मेन चीज आपका ये नहीं है कि आपको एग्जाम पूरा आता है या नहीं आता, ठीक है। मेन चीज ये आपकी स्पीड कितनी है और आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया या नहीं किया, ठीक है। और बात रही जीके जीएस की, तो भाई वो बहुत वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इजी नहीं था जीके जीएस, इट्स, मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी इसको, डिफिकल्ट ही बोला जाएगा। अच्छा खासा लेवल जीके जीएस का देखा गया है। 2025 का जो मिड के बाद का जो करंट अफेयर है वो पूछा गया है। 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, ठीक है। पॉलिटी से भी है, ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन है, स्टैटिक जी आपकी जीके है। तो आप देख लेना कि आप कितना उस चीज को कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने और पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करो तो मेरे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसने जितना पढ़ा वो यही बोल रहा है कि भाई कहाँ से था हमें नहीं पता, कुछ भी पूछा गया है, बहुत डिफिकल्ट है। तो जीके जीएस पे आप उतना फोकस ना करके भाई मैं ये बोलूंगी करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। 2-4-5 महीने का 2025 का, वो भी अगर आप के पास टाइम है और आपने और सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिया, बाकी छोड़ दो, ठीक है। अपना रीजनिंग इन सब पे, अपना इंग्लिश हिंदी इन सब पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए था। तो पार्ट ए से आपको एक चीज तो जरूर सीखने की, भाई टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, टाइम मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बिकॉज एग्जाम हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज एग्जाम लेंदी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी से भी आपके 2-3 क्वेश्चन, अपने अमेंडमेंट, अपने आर्टिकल्स, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना जीके जीएस में, ठीक है। और बात रही शिफ्ट आपके पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में सीडीपी आपका पेडागोजी इजी है, बहुत इजी है। बच्चे ये तक बोल रहे हैं कि भाई आपका सीटेट के लेवल का है, ठीक है। वो तो इतना तो नहीं होगा, बट बोल रहे हैं सीटेट के लेवल का, तो ऑब्वियसली देखो कोई आपका आपका क्या कहते हैं, 1 मिनट, आपका ना फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि फैक्ट आपसे पूछा गया कि प्याजे का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, ठीक है, उसकी थोड़ी का नाम बताओ, ये नहीं पूछा गया। जितना आपका क्वेश्चन है वो इजी है, बट लेवल भी उसका इजी है, सीटेड लेवल हो सकता है, मतलब इजी टू मॉडरेट। लेकिन आपका एनईपी, आईसीटी सब्जेक्ट पेडागोजी आपसे भी पूछी गई है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड, आपको चाइल्ड को सेंटर्ड में रखे, उसको पर्सपेक्टिव, चाइल्ड का पर्सपेक्टिव समझ के आपको क्वेश्चन करने हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, कि आप उस सिचुएशन में, अगर आप एक क्लासरूम में एक टीचर हो तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इस टाइप की क्वेश्चन ज्यादा है। प्याजे वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन है, पेडागोजी पे क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बट ईजी है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड है कि वही सेम टीचिंग एड्स पे आपके क्वेश्चन है, जेंडर पे है, एनसीएफ पे है, आरटीपी है, एनआईओएस जो पूछ रहे थे कि एनआईओएस से क्वेश्चन है, तो यस डेफिनेटली उससे क्वेश्चन है, तो आप वो भी अच्छे से करके जाना। उसमें सामाजिक विज्ञान, आपका पर्यावरण, ये अध्ययन, इस यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स। मैं आपको फिर बोल रही हूँ पार्ट बी बहुत ईजी है, आप फटाफट आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आप पार्ट ए में ना उलझ जाओ। इसलिए पार्ट ए में जो आपको आ रहा है वो करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, लीव इट। अपना पार्ट बी, अगर आप वहां से आप जितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, आई थिंक आपको उस साइड जाना चाहिए, कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जो जिनके एग्जाम बाद में है और डेट्स में है, उनके लिए ये बेनिफिट है कि उनको हम लोगों से या यूट्यूब से या कहीं से भी ये समझने को और सीखने को मिल रहा है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और क्या छोड़नी है, ठीक है। तो एग्जाम देखा जाए ओवरऑल तीनों शिफ्ट का मॉडरेट है, ठीक है। इजी भी नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे। और जिस हिसाब से बच्चे भाई एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे, इंटरव्यूज मैंने 1-2 देखे, एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे बहुत खुश है, सब बोल रहे पेपर इजी है, इजी है, इजी है। भाई DEET+ भी है, इतना भी नहीं है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि DEET+B ने एक अपना जो लेवल सेट किया था उससे थोड़ा
15-20% कम है, बट इतना ईजी भी नहीं है, वो डी प्लेस भी है। आप अभी बोल रहे हो ईजी है, घर जाके सोचोगे और डिफिकल्ट लगेगा। जब आंसर की आएगी तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप क्या एग्जाम देकर आए हो, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होगी। और जो आप इजी बोल रहे हो ना, इट्स मीन कि अगर आगे के एग्जाम अगर टफ आ गए, डिफिकल्ट आ गए, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स जरूर कम होंगे। फिर आप मत बोलना कि भाई, इसलिए जिसका जो एग्जाम हो गया शांत बैठो, अपना अच्छे से आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ो, ठीक है। कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सब खुश खुश आ रहे हैं, एग्जाम इजी है, इजी है, इजी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केवीएस देख के, केवीएस हमने जो केवीएस का एग्जाम दिया तो उस हिसाब से मुझे भी ये फील हो रहा है कि शायद केवीएस से इजी ही होगा, क्योंकि केवीएस तो भाई हद पार कर दी थी केवीएस ने, राइट। तो भाई अपना एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। जो हम बताना चाह रहे हैं उस चीज को समझो, ठीक है, उस चीज को समझो। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको चाहिए कि आपको समझना है कि भाई किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको वो कुछ क्वेश्चंस भी, जो देखो हम आपका सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चन आए, बट बच्चे एक दो क्वेश्चन आके बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन है। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगी, आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या आने वाला है, क्या आया है। वैसे मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में डिस्कस किया है, वहां पे भी मैंने बताया है कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग या कुछ भी। अभी भी मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है। बाकी कोई वहां जाकर देखकर नहीं आया है, जिन्होंने एग्जाम दिया सिर्फ उनको पता है कि क्या क्वेश्चन थे। और वो भी अगर वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकले ना, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा कोई नहीं बता पा रहा कि क्या क्वेश्चन है, किस उस पे, क्योंकि नहीं याद रहता है। आप फटाफट क्वेश्चन करते हो, इतना दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है। वो अलग बात है कि जो सिर्फ इसीलिए गया है एग्जाम देने कि भाई क्वेश्चन देख सके, आके बता सके, वो अलग चीज है। लेकिन जो बच्चा सिंसियरली अपना एग्जाम करेगा, उसको इतना कुछ उस टाइम पे उसका एग्जाम हॉल में ही स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो एग्जाम पेपर उतना याद नहीं रख पाता। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम इतनी जल्दी कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं पेडागोजी के, आपके पार्ट बी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में टॉपिक्स मेरे पास हैं, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई थिंक मैंने पूरे तीनों शिफ्ट का कंक्लूजन बहुत अच्छे से बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।